आ जाओ। इंस्पेक्शन इंक्वायरी पढ़ चुके, इससे भी पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेप इन्फॉर्मेशन मंगाई जाएगी। नहीं लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन, फिर क्या किया जाता है, इंक्वायरी। अब बात बहुत सीरियस होगी, अब हम क्या करें बच्चा, इन्वेस्टिगेशन। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 210 से हम पढ़ेंगे 229, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 206 से 209 तक हमने पढ़ा। इंफॉर्मेशन मंगाई जाएगी, जरूरत पड़ने में इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की जाएगी। अब 210 से स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंडक्ट करवाता है जब उसके पास अच्छा खासा रीजन है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट बिजनेस जो कंडक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि वो क्या कर सके, कंपनी क्या कर सके, डिफ्रॉड कर सके। किसके साथ, क्रेडिटर्स के साथ, या फिर किसके साथ, मेंबर्स के साथ। तो ये सीजी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। अब सीजी जो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, यहाँ पे उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए। कितने पॉइंट्स बताए बच्चा, 6। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो सेक्शन, देखो सेक्शन नंबर पहले देखो, सेक्शन नंबर क्या दे रखा है, 210, बुक में देख लो। 200 फिर क्या दिख रहा है, 19, फिर 16, फिर 228, देन 213 और 212, ये सारे सेक्शन नंबर है। अब देखो सेक्शन नंबर याद नहीं है तो हम पहले अंदर के कंटेंट में जाते हैं। चलिए 210 सबसे पहले पढ़ेंगे। 210 क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हम कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अगर जरूरत हो रहा है, किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर सीजी को लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, ये 210 बोलता है। चलिए 219 क्या बोलता है, कुछ रिलेटेड कंपनीज है, फॉर एग्जांपल हमारी मेन कंपनी है, इस मेन कंपनी से रिलेटेड, रिलेटेड क्या हो जाएंगी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, इनके इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। तीसरा क्या बोलता है, ओनरशिप को लेकर डाउट है कि भैया कौन है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो इस कंपनी को पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो इस ओनरशिप को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं, SFIO। वापस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तब ये नॉर्मल इंस्पेक्टर से नहीं करवाया जाता। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सीजी क्या करेगा, किसे अपॉइंट करेगा, एक इंस्पेक्टर को। ठीक है, सीजी ने अपनी पावर किसको डेलीकेट कर रखी है, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर। या तो सीजी अपॉइंट कर रहा है इंस्पेक्टर को, या तो आरडी अपॉइंट कर रहा है इंस्पेक्टर को। तो इन शॉर्ट सारे छोटे मोटे केसेस कौन देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर देख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैटर बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, जैसे कि आपने विजय माल्या का केस सुना ही होगा, तो ये सब हाई लेवल की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने वाली चीजें। तो ये पूरा केस एक ऑफिस को जाता है, एक डिपार्टमेंट को जाता है, जिसे हम बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। वो ऐसे बड़े बड़े केसेस देखते हैं। अब इनके पास गया तो बच्चा, अब इनकी फिर अलग से पावर चलती है, ये लोग अलग तरीके से फिर चीजें मैनेज करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अगर उसके ऑफिस के हिसाब से हो रहा है जो सीजी ने डायरेक्ट कर रखा है, या फिर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऑन द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने बोला कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो, तो हर किसी का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तरीका अलग अलग है, जो वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी पूरा जो टॉपिक अब बचा है वो बस इन्वेस्टिगेशन का बचा है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किस्सा, पब्लिक। पहला क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड कंपनीज, मतलब कौन सा वाला, रिलेटेड कंपनी मतलब होल्डिंग सब्सिडी। ठीक है, फिर क्या है, ओनरशिप, देन फॉरेन कंपनी, देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और फिर फाइनल क्या बोल दिया, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चलिए सबसे पहला 210 पढ़ेंगे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। सीजी को अगर लगेगा ओपिनियन कि भैया जरूरी है, ठीक है, ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो करवाएगा। पहला इन्होंने बोला कि किसी ने तो रिपोर्ट भेजी होगी, किसी ने तो रिक्वेस्ट भेजी होगी, सीजी को एकदम से सपना तो आएगा नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले रिपोर्ट आती है, किसकी रिपोर्ट आती है, रजिस्ट्रार की, या फिर किसकी आती है, इंस्पेक्टर। अब ये सेक्शन 208 का रेफरेंस दे रहा है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इंस्पेक्शन। रजिस्ट्रार क्या करता है, आरओसी क्या करता है, या तो खुद या तो अपनी जगह पे किसको अपॉइंट करेगा, एक इंस्पेक्टर को। ठीक है, अब समझना, यहाँ इंस्पेक्टर दो लोग अपॉइंट कर रहे। ऊपर भी हमने जब पढ़ा था, इससे पहले वाले जो हमने सेक्शन पढ़े थे 206 से 209, उसमें क्या हो रहा था, आरओसी करवा रहा था। आरओसी किसके थ्रू करवा रहा था, इंस्पेक्टर। यहाँ भी क्या पढ़ेंगे अभी, सीजी। सीजी किसे अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर को, यही है ना। दो इंस्पेक्टर है, मतलब ऊपर वाला जो इंस्पेक्टर है उसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चले, सॉरी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी चले, उसकी पावर ऑब्वियसली कम होगी। यहाँ जो इंस्पेक्टर पढ़ेंगे इसकी पावर इन्वेस्टिगेशन वाली है, तो ये इसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन। अलग अलग इंस्पेक्टर है, अगर उसके तहत इंस्पेक्टर है तो पावर थोड़ी कम। सीजी ने अगर अपॉइंट कर रखा इंस्पेक्टर तो उसकी पावर ज्यादा, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा सीरियस वाले देख रहे हैं ना। इन्फॉर्मेशन होगा रे छोटा काम, थोड़ा सा काम बड़ा हो गया, इंस्पेक्शन हो रहा है और बड़ा हो गया, इंक्वायरी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब केस और बड़ा हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन में भी कौन से केसेस में चलेंगे, कौन से ऑफिस में चलेंगे, सीरियस
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मतलब बहुत ही बड़े वाले केस हो गए अभी। क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़े ज्यादा सीरियस है कंपैरिजन टू इंस्पेक्शन इंक्वायरी, क्लैरिटी है। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने बोला रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी थी, जो ऊपर हमने पढ़ा था सेक्शन 208 में, ठीक है। उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया सीजी के पास, पढ़ा था हमने। सीजी, अब आप ही देखो, आप करवाओ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो फिर या फिर क्या लिखा है, ऑन द इंटीमेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आउट टू बी इन्वेस्टिगेशन। कंपनी ने खुद से मीटिंग बुलाई शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर ने एसआर पास किया और रिक्वेस्ट करी, किससे रिक्वेस्ट करी, सीजी से। क्या बोला कि भाई हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, हमारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या लिखा है, आउट टू बी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जरूरत है हमारी कंपनी को, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, शेयर होल्डर ने बोल दिया, ठीक है। तो सीजी कब कब इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, पहला कब करवाएगा, जब रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी, और कब, जब एसआर पास किया। या फिर बच्चा कौन सा, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, उन्हें खुद से लगता है, खुद से लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, या तो एसआर पास किया कंपनी ने, खुद से रिक्वेस्ट किया उसके मेंबर ने, और तीसरी बात जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि रिपोर्ट हमें सबमिट की गई है कि भैया अब आपको ही देखना है। क्लियर है, चलो। तो मे ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स, पहला समझ में आया सेक्शन 110 का 1। दूसरा, या फिर क्या लिखा है, वेयर द ऑर्डर इज पास, ऑर्डर किसने पास किया है, कोर्ट। अब कोर्ट की जगह तो सारी जगह कहाँ गया है, ट्रिब्यूनल, लेकिन आप पैरेलली देखते रहते हो, कोर्ट आता रहता है, कोर्ट आता रहता है। इनकेस बच्चा कोर्ट ने एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो कि भैया क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सीजी फिर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सबसेक्शन 2 बोलता है। सबसेक्शन 3 बोलता है अब क्या किया जाएगा, इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर, सीजी। ऊपर जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े थे वहां पे कौन अपॉइंट कर रहा था, रजिस्ट्रार कर रहा था, ठीक है। चलो, यहाँ आप सीजी अपॉइंट करेगा, मैं अपॉइंट इंस्पेक्टर, एक से ज्यादा जितने की भी जरूरत है अपॉइंट करे, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। इंस्पेक्टर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सीजी को, जो भी वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा रिपोर्ट तैयार करके सीजी को सबमिट करेगा। क्लैरिटी है। इन्होंने कहा सीजी इन्वेस्टिगेशन तब करेगा जो भी बंदा एप्लीकेशन लेकर आया, एप्लीकेशन लेकर आने वाले को हम एप्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। वापस हमने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है। तीन चीजें कि भैया रिपोर्ट आएगी तो, एसआर पास होगा तो, और पब्लिक इंटरेस्ट में, मान लो एसआर पास किया या किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी, तो जो भी एप्लीकेंट होगा, सीजी बोलते हैं मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू करवा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सिक्योरिटी में जमा करवा, एज अ सिक्योरिटी आप कुछ मेरे पास सबमिट करोगे तब जाके मैं आपका इन्वेस्टिगेशन चालू करूंगा। बच्चा गलत नहीं लग रहा है, सीजी ऐसा क्यों कह रहा है, सीजी ये ऐसा इसीलिए कर रहा है कि अननेसेसरी एप्लीकेशंस ना आए। हमारी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, अननेसेसरी किसी ने एप्लीकेशन दे दी, क्या बोल दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है, सीजी ने प्रोसेस चालू कर दी, और सीजी ने जब प्रोसेस चालू करी तो भैया कंपनी की तो हालत खराब, मार्केट में डिफेम हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी एप्लीकेंट आएगा ना उससे हम पैसे लेंगे। पैसे जो लिए जाएंगे, अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हम ये देखते हैं कि इस बात में कितना सच और कितना झूठ है। पता चलता है कि ये बात तो झूठा केस था, तो जो आपके पैसे सबमिट थे वो सीजी के ही हो जाएंगे, सीजी के ही रख लेंगे। अगर ये झूठा है कि अगर ये केस एकदम सच्चा है तो आपको आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। सीजी ने ये रिक्वेस्ट रखी क्यों, ये सिक्योरिटी रखी क्यों, लॉजिक क्या है कि अननेसेसरी फालतू के केसेस ना आए, कंपनी इस चक्कर में डिफेम होती है, ठीक है। चलो, सीजी क्या बोलता है, बिफोर अपॉइंटिंग द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अपॉइंट करने से पहले, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले क्या बोल रहा है, रिक्वायर एप्लीकेंट टू गिव सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग, कितना पैसा जमा करने को बोल दिया, 25,000 ऑफ द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन इन्वेस्टिगेशन का पूरा खर्चा 25,000 के हिसाब से हमने ले लिया। अगर हमें आगे पता चलता है कि आपकी बात में सच है, यस इसका केस बनता है, जेन्युइन बनता है, तो पैसा रिटर्न, नहीं बनता है तो बच्चा पैसा किसका हो जाएगा, सीजी का हो जाएगा। नीचे इन्होंने टर्नओवर दे रखे हैं, इन्होंने कहा कि डिपेंड करेगा, इन्होंने कहा कि कॉस्ट एंड एक्सपेंस भी आपका पूरा देखा जाएगा। आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, अप टू 50 करोड़, तो सिक्योरिटी कितने की चाहिए, 10,000। अगर टर्नओवर 50 से 200 करोड़ के बीच में तो कितना पैसा चाहिए हमें, बहुत ज्यादा नहीं मांगा है ना, बहुत थोड़ा ही मांगा है। मोर देन 200 है तो फिर 25। अब इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में बस आपको क्या बता दिया, 25, लेकिन क्राइटेरिया क्या देखा जाएगा, आपको 10 भी मांगा जा सकता है, 15 भी मांगा जा सकता है, 25 भी, आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। क्लियर है, मैक्सिमम 25 बोल दिया, तीनों तीनों याद करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये बस बोल रहे कि भैया 25, लेकिन उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बता तो दिया आपको, 10, 15, 25। तो अब डिपेंड केस केस कौन सा रहा, तीनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ क्या लिखा है, सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी, कब हो जाएगी,
इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, मतलब केस जेन्युइन बनता था, अब इन्वेस्टिगेशन हो गया, केस अब हम चालू कर रहे। क्लैरिटी है? बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यू। यहाँ पे सेक्शन 210 होता है ओवर, फटाफट क्विक रिवाइज। 210 क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन होगा, सीजी करेगा इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। हमने तीन बातें पढ़ी। पहला, रिपोर्ट मिलेगी किसकी? रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर की। दूसरा, एसआर पास होगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। क्लियर है? चलो, इन्होंने क्या बोला? जैसे ही आपने बोला, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया तो हम आ जाएंगे, लेकिन हमें अब इंस्पेक्टर स्टार्ट करना है इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप क्या ना अपॉइंट करोगे, इंस्पेक्टर। अब जब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उन्होंने कहा रुक जाओ, हम इंस्पेक्टर तब तक अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक एप्लीकेशन के साथ पैसा ना हो जाए, सिक्योरिटी ना। सिक्योरिटी के क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया, मैक्सिमम कितना बता दिया? 25। अगर हमें लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, प्रोसिक्यूशन बनता है, तो पैसा क्या हो जाएगा? आपका रिफंड। क्लियर है? तो ये सेक्शन 210 होता है ओवर। अब हम आते हैं किसमें? देखो 211 इन्होंने नहीं बताया अभी। 211 क्यों नहीं बताया? ऊपर जाओ वापस, अगर आपको याद हो, यहाँ इन्होंने 211 दिखाया है क्या? 212 दिख रहा है, ठीक है, बता रही हूँ। 212 है वो क्या है बच्चा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। 211 क्या होता है? 211 बोलता है ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो 211 बताता है कैसे बनाया जाएगा, और 212 कंटिन्यू बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा। इन्होंने कहा कि पहले हम दूसरी चिल्लर चीजें समझाए, बाद में चैप्टर के एंड में ये उन्होंने आगे चलकर समझाया, ठीक है। बस सीक्वेंस वाइज नहीं बताया, लेकिन यस बताया है। रबदीप फोन छोड़ दे बेटा। चलो बढ़ते आगे। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 213। पूछूंगी अभी, हाँ, सारी चीजें। इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द मेंबर एंड अदर पर्सन। वो क्या रहा है? इन्वेस्टिगेशन किसका? कंपनी के अफेयर्स का ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। किसने एप्लीकेशन दी है? मेंबर ने, या फिर अदर पर्सन ने। आ जाओ। एनसीएलटी ट्रिब्यूनल मतलब हमारा एनसीएलटी। एनसीएलटी में ऑर्डर आफ्टर क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा टू दी पार्टीज आउट टू बी इन्वेस्टिगेशन। हम ये कह रहे कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू होने वाला है, लेकिन एक मौका दिया जाएगा ना। इन्वेस्टिगेशन भी एकदम तुरंत चालू नहीं होता है। हम कहेंगे कि आपके खिलाफ हमें एक रिक्वेस्ट आई है, मेंबर ने भेजी है, किसी भी पर्सन ने भेजी है, समझ लो आईटी के खिलाफ किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी इन्वेस्टिगेशन करने की, ठीक है। अब पहले पूछा जाएगा कि आपके अगेंस्ट हम इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाले, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि क्यों हम आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ना करें, ठीक है। मान लो बात सुनने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं भाई, इन्वेस्टिगेशन ही करना चाहिए, वे सच ऑर्डर इज पास। कौन सा वाला ऑर्डर पास? इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर, ठीक है। तो सीजी शेल अपॉइंट, अब सीजी अपॉइंट क्या करेगा? कंपिटेंट पर्सन एज अ इंस्पेक्टर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। ट्रिब्यूनल में मेक दिस ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन देने कौन आया था? ऊपर हेडिंग में ही पढ़ लिया था, मेंबर या फिर अदर पर्सन आ रहे हैं। चलो अब अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, शॉर्ट में बताऊं तो ये है। ये चीजें कहीं कहीं आपको पड़ी पड़ी भी लगेंगे। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो क्या बोल दिया? 100 मेंबर्स, और क्या लिखा है? 110 वोटिंग पावर्स। अगर नहीं है तो कितना बोल दिया? 1/5। कहां पढ़ा था मुझे बताओ? डिपॉजिट्स में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो। माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग भी हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। कहाँ? जब हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे थे, मतलब ए पार्ट में ही है ये पूरा का पूरा, ठीक है। कहीं कहीं छोटा छोटा पैच ये आता गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये लिमिट जो है कॉमन है। वापस आते हैं, पढ़ क्या रहे? ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कौन सा वाला ऑर्डर? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए, ये वाला ऑर्डर आ गया, तो इन्होंने बोला ऑर्डर देने से पहले एक एप्लीकेशन आई थी एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन देने कौन आया था? नॉट लेस देन कितना है? 100 मेंबर्स, ठीक है, मेंबर या मेंबर्स, या फिर जिन्होंने होल्ड कर रखा है कितना? 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कब? हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो नॉट लेस देन कितना? 1/5 ऑफ द पर्सन ऑफ द कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड है मेंबर्स, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिमिट दे रखे हैं। ट्रिब्यूनल में ऑल्सो मेक द ऑर्डर एप्लीकेशन सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर ये ऑर्डर पास करेगा। क्या सेटिस्फाइड है? अगर मैं हेडिंग हेडिंग की बात करूँ, अभी बस सेटिंग की बात करूँ, वो सेटिस्फाइड है। क्या हो रहा है? डिफ्रॉड हो रहा है, मतलब फ्रॉड का केस हो रहा है। वो सेटिस्फाइड है, कुछ ना कुछ गिल्टी फ्रॉड, मिसफेरेंस, मिसकंडक्ट, ये सब हो रहा है। या फिर नॉट गिवन ऑल द रीजनेबल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है आप नहीं दे रहे हो। वापस हम पढ़ क्या रहे? एनसीएलटी ऑर्डर देगा,
कब देगा? जब एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन किसकी आएगी? 10 लोग जिसके पास 10% की होल्डिंग है और कितने 1/5। ठीक है, नेक्स्ट बी, सॉरी यहाँ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ए बी सी क्या बोल रहा है, एनसीएलटी पहले सेटिस्फाइड हो जाए कि सच में क्या हो रहा है, कंपनी में डिफ्रॉड हो रहा है या फिर कुछ गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसकंडक्ट हो रहा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, मेंबर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसे कंपनी नहीं दे रही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा है। फ्रॉड हो रहा है किसके साथ हो रहा है, देखना, क्रेडिटर्स के साथ, मेंबर के साथ, इसके अलावा एनी अदर पर्सन या फिर अदरवाइज फ्रॉड। आपने ये बनाया ही क्यों है कंपनी, ताकि फ्रॉड कर सको, अनलॉफुल पर्पस काम कर सको, मैनर ऑफ ऑपरेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर के साथ धोखा कर सको, कंपनी फॉर्म्ड है वॉज फॉर्म फॉर द फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस। तो सब का मतलब ये है हम फ्रॉड कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे इसके अलावा कोई भी एनी अदर पर्सन है। तो पहले वो श्योर हो जाए कि हाँ पक्का ये फ्रॉड हो रहा है, बस एप्लीकेशन आई तो नहीं जाना है, एप्लीकेशन आएगी और साथ में वो श्योर हो जाए कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा, देखो स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो पहले क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। कौन एप्लीकेशन देंगे, 100 लोग जिसके पास 10% की होल्डिंग है, अगर हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग तो 1/5 मेंबर या पर्सन जिसका रजिस्टर में नाम लिखा है। ठीक है, एप्लीकेशन आई। अब जैसे एप्लीकेशन आएगी तो वो ये देख लेगा कि सच में क्या ये 3 चीजें हो रही है, ये 3 चीजें हो रही है। अगर ये हो रही है तो एक बार कंपनी को क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। अब हम आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाले हैं। फाइनली ऑर्डर पास हो गया, क्या ऑर्डर पास हो गया कि इन्वेस्टिगेशन अब तो होगी। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, फाइनल हो गया, तो सीजी को बताया जाएगा और सीजी क्या अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर। क्लियर है? देखो सीक्वेंस इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा, लेकिन अभी बताओ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज टू बी प्रूव दैट, ठीक है, प्रूफ हो गया कि फ्रॉड हुआ है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड हुआ है, तो हर ऑफिसर कंपनी का कहाँ जाएगा, सेक्शन 447 में फंसेगा, जिसमें अच्छी खासी पेनल्टी दे रखी है, जिसमें फाइन, जेल की सजा सब है। क्लियर है? चलो खत्म होता है यहाँ पर हमारा 213। वापस 210 पढ़ चुके, 213, 210 क्या बोलता है, पब्लिक इंटरेस्ट, एसआर पास होगा, रिपोर्ट मिलेगी, चालू कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ क्या बोल रहा है, मेंबर ने दी एप्लीकेशन या फिर किसने दी, एनी अदर पर्सन, तो हम चालू कर देंगे लेकिन एक बार श्योर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सेटिंग क्या लिखा है, रिपीट है। अभी मुझे बताओ, जब एप्लीकेशन आ रही थी तो सीजी ने क्या बोला, 25,000 की हमें सिक्योरिटी चाहिए। ठीक, सिक्योरिटी वापस कर भी दी जाएगी कब, आपका केस जेन्युइन है, जेन्युइन है कैसे पता चलेगा कि केस अब बनता है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय द सीजी, उन्होंने क्या बोल दिया, सेक्शन 10(1)(b), कुछ नहीं एसआर पास करे, हमने हमने सीजी ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, क्यों किया था, क्योंकि कंपनी ने एसआर पास किया था, या 213 अभी ऊपर पड़ा, इन शॉर्ट 210 और 213 जो दोनों पढ़कर आए उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीजी ने ऑर्डर पास कर दिया था। इन्होंने कहा बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर नॉट एक्सीडिंग कितना, वही 25,000, सेम बात है, रिपीट है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट भी लिख सकते हो, बस ऊपर हमने पहले पढ़ ली क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट आई थी तो इन्होंने पहले ही बता दिया, अदरवाइज ये अलग से सेक्शन था। ठीक है, नो फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, अदर एसोसिएशन, 3 लोग की बात हो रही है, पहला फर्म, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा एसोसिएशन। नो, नॉट अपॉइंट एज एन इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर कौन होगा, इंसान। इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, इंसान होगा, वो कोई भी फर्म नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब है वो इंसान होना चाहिए जो इंस्पेक्शन करने आएगा, इंस्पेक्टर। क्लियर है? चलो खत्म, यहाँ पे होता है हमारा क्या, 14। 16 क्या बोलता है, 216 ओनरशिप को लेकर बात आ रही है, हम देखना है कि भैया रियल ओनर कौन है, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सेंटर गवर्नमेंट दैट देर इज अ रीजन, रीजन है कि भैया उसे एक एक से ज्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है रिलेटेड टू कंपनी एंड इट्स मेंबरशिप फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन, ये पता लगाने के लिए कि भैया रियल मालिक कौन है इस कंपनी का, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मालिक कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करवा रहा है। इन्होंने बोल दिया ताकि हु आर, तो ट्रू पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए ट्रू पर्सन कौन है, वो है जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है किसमें, कंपनी की सक्सेस में या कंपनी के फेलियर में, या फिर कंपनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वापस पढ़ क्या रहे,
सीजी के पास अच्छा खासा जेन्युइन रीजन है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेंबर कोई और है, ठीक है, जो इस कंपनी को गलत तरीके से चला रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि रियल मेंबर कौन है। तो उसके हिसाब से रियल मेंबर वो है जो कि कौन इंटरेस्टेड होगा फाइनेंशियली, उसको फर्क पड़ता है, कंपनी अगर सक्सेस होती तो उसे पैसा मिलता है, फेल होती तो उसका नुकसान होता है, या फिर वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, मटेरियली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इंपॉर्टेंट बातें डिसीजंस लेता है, जिससे हमारी कंपनी बड़े बड़े डिसीजंस लेती है। नेक्स्ट क्या है, रियल बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसका है, फॉर्मेलिटी के लिए उसने किसी और को सामने लगा के रखा है, लेकिन एक्चुअल जो बेनिफिशियल जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, एक्चुअल डिविडेंड किसी और को मिलता है, तो वो ढूंढेगी इन तीन लोग को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को जो कंट्रोल कर रहा है और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लाइन में, अच्छा, रियल और एपरेंट ऑफ द कंपनी। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, एक होता है रियल, रियल मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, वही पर्सन जो है, एपरेंट मतलब जो दिखा रहे हो, ढूंढा जाएगा कौन रियल है, और क्या बोल दिया, जिसे आप दिखा रहे हो। होता क्या है, मैं हूँ रियल ओनर लेकिन मैंने किसी और का फेस लगा के रखा है, दोनों फंसेंगे, वो भी तो एक्टिंग कर रहा है ना मेरे साथ, वो भी फंसेगा, ठीक है। चलो, अब आगे सीजी क्या करेगी, आइडेंटिफाई करने के लिए पहला काम उसका क्या है, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। तो यहाँ बोल दिया सीजी शेल अपॉइंट एक से ज्यादा इंस्पेक्टर, जैसा उसकी रिक्वायरमेंट हो, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का केस कौन सा है, ठीक है। चल, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सीजी क्या करेगा, डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, मे लिखा है, मे ऑप्शनल, सीजी डिफाइन करेगा स्कोप, किसका स्कोप, इन्वेस्टिगेशन का, और वो चाहे तो क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, मतलब उसकी मर्जी कि भैया क्या क्या मैटर से डील करना है और क्या क्या मैटर से नहीं डील करना है, वो खुद से ही डिसाइड करता है। एक्सटेंडेड पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर शेल बी एक्सटेंडेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। सीजी के पास ही पावर होती है कि वो, इस इंस्पेक्टर के पास एक्सटेंडेड पावर है, मतलब बढ़ा चढ़ा के, ऊपर मैंने आपको वैसे बताया था कि जो इंस्पेक्टर वहां पॉइंट होता है उसकी पावर कम होती है कंपेरिजन टू दिस इंस्पेक्टर, ठीक है। खत्म होता है 216, शॉर्ट में बता रही हूँ। ओनरशिप पता करनी है, तो ओनरशिप पता करने के लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, उसके हिसाब से ओनरशिप कौन कौन होल्ड करता है, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, एबल टू कंट्रोल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, ठीक है। अब उसका काम है वो डिसाइड करेगा, सीजी के पास ही पूरी पावर है स्कोप डिसाइड करने की, लिमिट करने की, और फाइनली एक्सटेंडेड पावर्स इंस्पेक्टर के पास है, जो उसे ठीक लगेगा वो वैसा करेगा। खत्म। अब यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, हेडिंग बताओ क्या समझ में आया, ट्राई करो हेडिंग से समझने का। पूरी की पूरी प्रोसेस किस चीज की, इंस्पेक्टर अब इन्वेस्टिगेशन करने रियल में जा रहा है। यहाँ पे डिटेल में क्या बताया है, इंस्पेक्टर उस जगह पे पहुंचेगा जहां डॉक्यूमेंट रखा है, वहां जैसे ही पहुंचेगा तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्यूमेंट देने की। अगर वो डॉक्यूमेंट देता है तो वो उसका एक्सट्रैक्ट उसकी कॉपी ले सकता है, आइडेंटिफाई मार्क कर सकता है, जो थोड़ी बहुत हमने उधर भी पढ़ी थी, ठीक है। इतने दिन में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जानी पड़ेगी, इंस्पेक्टर चाहे तो वो डॉक्यूमेंट लेकर समझ लेगा। तो यहाँ उन्होंने ये लिखा है, ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय एजेंट इंक्लूडिंग द फॉर्मल ऑफिसर एम्प्लॉय एजेंट कंपनी, जब भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो प्लीज आपको पूरी की पूरी मदद करनी है इंस्पेक्टर को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की, ठीक है, प्रिजर्व करके रखना है इन्होंने बोल रखा है। तो यहाँ जितनी भी बातें हैं सब वही है कि भैया इंस्पेक्टर में रिक्वायर एनी बॉडी कॉर्पोरेट मांग सकता है, इंस्पेक्टर नॉट कीप दी कस्टडी एनी बुक, अभी कस्टडी में जाएगा क्योंकि सीजन सीजर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अभी इंस्पेक्शन करने आए तो सीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कॉपी ले सकता है, इंस्पेक्टर में एग्जामिन ऑन ओथ क्या कर सकता है, जो भी पर्सन ऊपर बता के रखे और सीजी वो ओथ ले सकता है, मतलब पूछ सकता है कि शपथ लो और जो बोलोगे सच बोलोगे, तो ऐसे गवाही ले सकता है वो, ठीक है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ, सीपीसी में जो पावर है वो सारी पावर उसके पास है, कौन सी, डिस्कवर करने की, देन समन देने की, इंस्पेक्ट करने की, डायरेक्टर ऑफिसर जो भी डिसोबे करेगा, नहीं देगा, नहीं मानेगा तो उसके लिए एक्शन लेने की, नोट एनी एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम करे तो उसका एक नोट ले सकता है, ठीक है। पर्सन फेल विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज, कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कंपनी ना लाइक क्या कर रही है, नहीं दे रही है, तो फिर प्रोड्यूस इंस्पेक्टर, ये सारी बातें उन्होंने प्रोसेस के फॉर्म में लिखे, एक बार आप खुद से रीड करोगे, लंबी चौड़ी प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। रीडिंग पोर्शन है, कर लेंगे, कुछ नहीं, कंप्लीट प्रोसेस है। अब आप नोटिस करो इतनी मोटी मोटी पैराग्राफ में उन्होंने प्रोसेस बता के रखा है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, बस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 12 पॉइंट है, इसमें तुम्हें बस एक ही हेडिंग बनानी है,
बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं है, आपको खुद से इसे शॉर्ट करते बनना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है। किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। साफ साफ बोल रखा है भाई, एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। नो एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल। एनसीएलटी के बिना, उनके अप्रूवल के बिना आप किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे। अब मुझे बताओ, इंस्पेक्टर आता है कंपनी में, इंस्पेक्ट करता है, अब उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एम्प्लॉय को देना, तो उसे अपनी पूरी शिद्दत से काम करना है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए, लेकिन अगर कुछ भी अगर होता है, कहीं भी अगर आप हंसते हो तो पहले किससे पूछा जाएगा, एनसीएलटी, एनसीएलटी से आपसे बात की जाएगी। सेक्शन 208 बोलता है प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी इन्फॉर्मेशन किससे पूछी जाती है, एम्प्लॉय को पकड़ा जाता है कि भाई तुमने ये काम किया तो तुम बताओ, तुम बताओ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन कंडक्ट मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, अदर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन शेल नॉट डिस्चार्ज या फिर सस्पेंड या फिर पनिश एनी एम्प्लॉय विदाउट द अप्रूवल। क्या बोल दिया, क्या नहीं करना है, ना तो आप उसको डिस्चार्ज करोगे, ना तो सस्पेंड करोगे, और ना ही क्या करोगे, पनिश करोगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी काम चल रहा है उसे स्मूथली किया जाएगा, इस बीच एम्प्लॉय को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब उस टाइम पर पहले कभी गड़बड़ हुई, उसमें एम्प्लॉय फंसता भी है तो भी अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ भी करना है तो किससे पूछो पहले, एनसीएलटी से। पनिश भी करना है तो एनसीएलटी से पूछो। दिस प्रोटेक्शन अवेलेबल टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, याद रखना है ड्यूरिंग द बस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, बाद में तो भाई अगर वो जिम्मेदार है तो उसको निकाला भी जाएगा, ठीक है। द अफेयर्स ऑफ द मैटर, जो भी लिखा है उन्होंने, मेंबरशिप ओनरशिप ऑफ द शेयर, फॉलोइंग एक्शन इज नॉट परमिटेड, ये सारे एक्शन अलाउड नहीं है। ये वही बातें जो ऊपर पड़ी थी, पहला डिस्चार्ज, सस्पेंड, पनिश एनी एम्प्लॉय, जो भी मना कर दिया, रिमूव कर दिया, रिडक्शन कर दिया इन द रैंक अदरवाइज, ठीक है, जो भी है, चेंज द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वापस ये सारे एक्शन नहीं लिए जाएंगे। किसके बिना आप पूछे, एनसीएलटी से, ट्रिब्यूनल से। पहला क्या नहीं किया जाएगा, डिस्चार्ज हमेशा के लिए या फिर सस्पेंड थोड़े टाइम के लिए नहीं करेंगे। दूसरा, एम्प्लॉय को पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं की जाए, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन करना है तो क्या करना है आपको, ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी है कि भाई हमें सीरियस केस लग रहा है ये, प्लीज आप एक बार देखिए। वो अगर हाँ बोलते हैं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कंटिन्यू, इफ द एप्लीकेंट डज नॉट receive within the 30 days of making application the approval of the tribunal, only then applicant concerned may proceed to take action against the employee। हमने एनसीएलटी को रिक्वेस्ट डाली, मैं हूँ इंस्पेक्टर, आपकी कंपनी में आया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ एम्प्लॉयज है जिनके अगेंस्ट मुझे एक्शन लेना है, उनको सस्पेंड करना है, क्या मैं कर सकती हूँ, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन एनसीएलटी से पूछकर। मैं एक्सेप्शन यूज करना चाहती हूँ, एनसीएलटी से पूछना है। एनसीएलटी को मैंने रिक्वेस्ट करी, मुझे इसे सस्पेंड करना है, ये मेरे रीजन है, प्लीज आप मुझे वहां से अप्रूवल दिए। एनसीएलटी शांत है, जवाब ही नहीं दे रही। कितना टाइम हो गया, 30 डेज, 30 डेज तक का टाइम हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, अब एनसीएलटी अगर कुछ रिप्लाई नहीं दे रही तो आपके पास पावर है उसे निकालने की, सस्पेंड करने की, ठीक है। तो मे प्रोसीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दी एम्प्लॉय। क्लियर है, पक्का, शांत है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब हम निकाल सकते हैं। हम तो पूछ रहे हैं ना, आप ही हमें नहीं बता रहे हो, या तो ना बोल दो या तो हाँ बोल दो, ठीक है। रिप्लाई नहीं आएगा तो आपकी आपकी शांति में हम क्या समझेंगे, हाँ है, ठीक है। चले, सूर्या, श्रेयांश सॉरी, ठीक ठाक ना, बैठा था क्या रात में, फिर से दुकान में जाकर काम किया क्या, किस चीज का काम है अपना। तो दिवाली सीजन में ऐसा रहता है क्या, दिवाली नवरात्रि में बहुत ज्यादा, तो डेली बैठना पड़ेगा, डेली बैठना पड़ेगा, कर दे। तो ऐसे 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 हुआ ही जा रहा है, हुआ ठीक। फिर अब दुकान में पापा नहीं है तो फिर, अच्छा बाहर गए थे आए हैं ऐसा, चलो फिर अब तुम्हारा टाइम कम होगा, है ना। नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी से कुछ नहीं तो कहा जाने का, एनसीएलएचए। इफ द एप्लीकेंट इज डिससेटिस्फाइड द ऑब्जेक्शन रेज बाय द ट्रिब्यूनल, तो क्या बोल दिया, 30 दिन के अंदर कहाँ चले जाओ, एनसीएलटी के पास चले जाओ, कुछ नहीं, ठीक है, फिर वही देखेंगे। 218 हेडिंग क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसको बचाया जाएगा, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को, ठीक है। साफ साफ बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
अगर इसमें कुछ भी एम्प्लॉय पे बात आती है तो ना ही उसे क्या किया जाएगा, सस्पेंड या डिस्चार्ज, ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी पनिश या फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज, लेकिन हाँ कर सकते हो एनसीएलटी की परमिशन। एनसीएलटी की परमिशन लेने के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है और उनका रिप्लाई 30 दिनों तक नहीं आता है, दैट मीन्स अब आपको एक्शन ले लेना है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन खुश नहीं है एनसीएलटी से, अगर एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया ना कि भैया निकालो इसको, तो वो कहाँ जा सकता है, एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी देखेगा कि केस क्या होगा, खत्म होता है यहाँ पे 218। नेक्स्ट 219 क्या बोलता है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स, किसकी बात हो रही है अब, रिलेटेड कंपनी, ठीक है। हर जगह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस अलग अलग टॉपिक को लेके पढ़े। रिलेटेड कंपनी में कौन आ जाता है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। चलो, एन इंस्पेक्टर शेल सब्जेक्ट टू, पहले किसकी परमिशन, सीजी की परमिशन, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। इफ क्या लिखा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एनी रिलेवेंट टाइम बीन कंपनी सब्सिडरी कंपनी, एक बंदे को, इंस्पेक्टर को इस कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है, एबीसी कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया। अब हमें लग रहा है कि भाई इसका कनेक्शन किससे निकल रहा है, रिलेटेड इसकी होल्डिंग सब्सिडी से भी निकल रहा है, तो पहले इंस्पेक्टर क्या करेगा, सीजी से पूछेगा कि भाई ये दिक्कत हो रही है, क्या मैं इसका भी स्टार्ट करूं, सीजी अगर हाँ बोलेगा तो यस वो उसका भी स्टार्ट कर सकता है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज रिलेवेंट टाइम बीन मैनेज बाय एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और एज अ मैनेजर। इन्होंने कहा रिलेटेड, देखो वापस आओ, रिलेटेड कंपनी से हमारा मतलब क्या है, वो क्या रहा है, या तो एबीसी कंपनी की हम सब्सिडी होल्डिंग को देख रहे हैं उनसे कनेक्शन निकल रहा है, या तो हमें क्या दिख रहा है कि इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कहीं और भी है, भले ही वो होल्डिंग सब्सिडी ना हो। हमने पढ़ा है ना कि भाई जो डायरेक्टर है क्या करता है, किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कितनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, भूल गए हो तुम लोग, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सब में चले गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में चले गए। एक एमडी कितनी कंपनियों में एमडी वाली पोजीशन में बैठ सकता है, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग सेबी के रेगुलेशंस बोल रहे हो जो लिस्टेड कंपनी में लगते हैं, और पूरी की पूरी बातें गलत बोल रहे हो, समझा। एमडी होता है केएमपी, केएमपी की जो पोजीशन होती है वो साफ साफ बोला गया है कि भाई एक ही कंपनी में केएमपी रहेगा, अनदर कंपनी में केएमपी नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि भैया केएमपी में एक एमडी होता है, एक्सेप्शंस पढ़े थे याद है, जनरल रूल केएमपी इसी में रहेगा, एक्सेप्शन एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल कितने, याद आ गया, 3 7 पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे, याद आया नहीं, अभी पढ़ा था, वो मैं कह रही थी तुम बस सेबी में चले गए हो, सेबी के रेगुलेशन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एमडी एक और में बन सकता है, ठीक है, लेकिन क्या बोला था कि आपको पूछना पड़ेगा डायरेक्टर से वगैरह वगैरह, कुछ याद आया, थोड़ा बहुत नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर लेना, बोला था, ठीक है। मैं उन्हीं की बातें सुन रही थी, ये लोग सब गलत बोल रहे थे, फिर बाद में एकदम से उसने सही बोल दिया, ठीक है। चलो, याद है जिनको, वेरी गुड, नहीं है फिर से रिवाइज करना। एक सीएस केएमपी में आता है, पहले बताओ, पक्का आता है, तो वो कितनी कंपनी को एज अ सीएस मैनेज कर सकता है, जनरल रूल ना, एक्सेप्शन आगे चल के पड़ा था कि वो चाहे तो सब्सिडीज में भी सीएस, एज अ सीएस पूरा काम, धीरे मत बोला करो, जोर से बोला करो, गुस्सा क्यों हो जाते हो भाई, बोला होगा, गुड वेरी गुड। बाकी को याद आया, बाकी क्यों नहीं बोल रहे, उसने अगर बोला है तो याद आया। देखो तुम सीएस हो एक कंपनी में, एक से ज्यादा सीएस, जॉब वाली बात हो रही है अभी, एक से ज्यादा सीएस, सॉरी एक से ज्यादा कंपनी में सीएस बन सकते हो, बस सब्सिडी में बन सकते हो, इसके अलावा किसी और में नहीं, याद रखना, अपनी बात तो मत भूलना, केएमपी में आते हो, ठीक है। चलो वापस आते हैं, लेकिन काम ज्यादा रहता है, इन्होंने कहा काम अगर मैनेजेबल है तो करो ना, नहीं हो तो फिर मत करो। अब मैं कह रही हूँ टाटा रिलायंस ग्रुप, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनमें तो एक कंपनी में एक से ज्यादा सीएस बैठता होगा, एक्चुअली में रिलायंस कंपनी का डेटा देखो तो 60+ है, 60+, 62 63 तो क्या है, सीएस होंगे, फिर उसके अंडर फिर आर्टिकल भी बहुत सारे जो सीएस ट्रेनी है, क्यों, क्योंकि काम तो बनने नहीं वाला ना, काम बहुत ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, वापस, रिलेटेड कंपनी से मतलब क्या है, वो सारी कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडी है वो रिलेटेड मान ली जाएगी, यस और नो, क्लियर है। और कौन मान ली जाएगी, जो मैनेज कर रहा है बच्चा, एमडी, दो कंपनी में एमडी बच सकते हैं ना,
दो में बन सकते हैं ना, तो बन सकते कि बन सकते, एक्सेप्शन था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछे एमडी बन सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, तीन में बन सकते हैं क्या, नहीं, बस दो में बन सकते हैं। चलिए, एबीसी कंपनी में एमडी और एक्सवाईजेड में एमडी है, ठीक है, तो इन्होंने कहा ये होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, लेकिन एक ही बंदा जो मैनेज कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, रिलेटेड माने जाएंगे, वो दोनों कंपनी क्या मानी जाएगी, रिलेटेड। एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो डायरेक्टर है कंप्राइज द नॉमिनी ऑफ द कंपनी और इज क्या लिखा है कम्स टू एक्ट, मतलब क्या बताया था मैंने, उसकी चलती है, वेरी गुड, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। एक डायरेक्टर इस कंपनी में है लेकिन उसकी दूसरी कंपनी में बहुत ज्यादा चलती है, मतलब रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु इज और हैज एनी रिलेवेंट टाइम बीन कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, यहाँ ऊपर बी और सी में डिफरेंस बताओ, बी और सी में रीड करो, मुझे डिफरेंस बताओ। स्टार्टिंग में डिफरेंस दिख जाएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलो, चल क्या रहा है 219 में, रिलेटेड कंपनीज भी होंगी तो इंस्पेक्टर इनको भी इंस्पेक्ट करेगा, लेकिन जिस कंपनी के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया वो इसी का कर रहा है, स्टडी करते एनालिसिस करते करते उसको समझ में आता है कि भैया ये लोग रिलेटेड है, ऐसा भी इसका भी करना चाहिए, तो पहले किससे पूछा जाएगा, सीजी से। सीजी से अगर पूछ लिया जाएगा, सीजी हाँ बोलता है, तो वो इन सारी कंपनीज का कर सकता है, किस किसका, होल्डिंग सब्सिडी का, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दो अलग अलग कंपनी को मैनेज करें, जिसमें डायरेक्टर नॉमिनी और उसकी बहुत ज्यादा चलती है, और वो सारे जो भी पर्सन जो भी होल्ड किए जा रहे हैं, मतलब मैनेज किए जा रहे हैं एमडी के द्वारा, कुछ और काम हो रहा है, एनी पर्सन में फर्म वर्म सब आ जाती है, पार्टनरशिप फर्म भी, तो भैया उससे भी कुछ निकल सकता है कनेक्शन, तो प्लीज हमें पावर दो, हमें काम दो कि हम उसको भी इंस्पेक्ट कर सके, और कुछ फ्रॉड निकलता है तो हम आपके सामने निकाल के रखें, फिर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे किसको, सीजी को, ठीक है। चलिए, सच इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्ट कंटिन्यू, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ही माना जाएगा, तो 10, 12, 13 जो भी हमने ये पढ़ लिया, क्लियर है। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते हमें कुछ सबूत मिले, कुछ एविडेंसेस मिले, क्या लगता है उसका क्या करोगे, नहीं रुक जाओ, पहले सीज करेंगे, पहले जब्त होगा, जब्त करने के बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, सीज कर लेगा, आ जाओ। इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर के पास अच्छा खासा रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट कि भैया ये तो गड़बड़ है काम, तो वो क्या कर देगा, उसे क्या लगेगा कि भाई ये जो सबूत है डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, हटा दिए जा सकते हैं, खराब किए जा सकते हैं, ऑल्टर गलत किए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, तो साफ साफ इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को क्या कर लेगा, सीज कर लेगा, सेम वहां पे जो हमने इंस्पेक्टर पढ़ा था, ठीक है। अब अपनी कस्टडी में वो रखेगा टिल द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, रिटर्न, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो जो डॉक्यूमेंट है, सबूत है, किसके पास रहेगा, इंस्पेक्टर के पास। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि बाद में जब आपका इंस्पेक्शन, ऊपर इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन इंक्वायरी थी, खत्म हो जाएगा तो आपको 180 डेज के अंदर रिटर्न करना, ऊपर पढ़ा था, ये क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। द इंस्पेक्टर शेल कीप इन हिज कस्टडी, अपने पास संभाल के रखो, सीज अप द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, देर आफ्टर वो रिटर्न कर दिया जाएगा सेम टू अ पर्सन जिससे उसने लिया था। इंस्पेक्टर में बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स एंड पेपर टेक कॉपी, वो क्या कर सकता है, उसकी कॉपी। कॉपी और एक्सट्रैक्ट में डिफरेंस बताओ। कॉपी मतलब पूरी फोटोकॉपी, एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसकी कॉपी ले ली फ्रॉम देम, या फिर प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसमें नोट कर सकता है, कोई मार्क लगा सकता है, ठीक है। चलो, फिर क्या बोल दिया, सेम, इन्होंने कहा इसके बाद सारी चीजें सेम है, सीपीसी जैसी पावर है, फिर से रिपीट नहीं किया, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, क्या चल रहा है, अब यहाँ पे उन्होंने दोनों का साथ में, वेरी गुड, ये क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब क्या, वेरी गुड, रोक दिया जाएगा, ना खरीदोगे ना बेचोगे, कुछ करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टॉपिक खत्म, ये दोनों की बात कर रहे हैं, किन दोनों की बात कर रहा है, इंक्वायरी में भी जो ऊपर चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन में भी, एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफर क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसफर कहला जाता है, अगर द ट्रिब्यूनल ऑन द रेफरेंस मेड बाय द, किसने बोला ये करने को, सीजी ने बोला, या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो, या फिर एनी कंप्लेन आई है मेंबर्स के द्वारा, सेक्शन 244 में, सेक्शन 244 क्या था, लेकिन तूने तुक्का भी मारा तो भी सही मारा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 240 कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240, हमेशा से बोला था ये याद रखना,
एक चैप्टर पढ़ा था, हमारी बुक में नाम क्या है? अरेंजमेंट, अमलगमे, अरेंजमेंट, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन। सेक्शन नंबर बता दो। अरेंजमेंट, सॉरी कॉम्प्रोमाइज से पहले, जल्दी बताओ। टू 36 आ रहा है, 244 दे रखा है क्या उसमें? देखो लिखा है वही 1/10, ठीक है। तो 1/10 वाली बातें उसमें वही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर से, मैं तुम्हें बस याद दिला रही थी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो सारी चीजें आपने वहां पढ़ी थी, और उसमें भी एप्लीकेशन देने का क्राइटेरिया वही दे रखा है, तो वही 1/10 और 1/5, ठीक है। वापस आते हैं, पढ़ क्या रहे। अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट करी तो मेंबर कितने? वही 10%, वही 5 लोग, 5%, ठीक है। क्रेडिटर कितने? 1 लाख तक के क्रेडिटर जिनका पैसा अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है मतलब नहीं दिया है, चुकाया नहीं है। फिर क्या बोला? एनी अदर पर्सन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, हम आपको रोक देंगे। कौन रोक देगा? ट्रिब्यूनल आपको रोक देगा। कब रोकेगा? जब सीजी ने बोला, या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर मेंबर की रिक्वेस्ट आई वो 10%, वही 5%, या फिर क्रेडिटर की रिक्वेस्ट आई। क्रेडिटर से मतलब कितने? 1 लाख अमाउंट वाले क्रेडिटर जिनका पैसा भी चुकाया नहीं है, मिनिमम इतने आगे अमाउंट के। मैं ही एक लौता हूँ जिसका 1 लाख का पैसा बचा, तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है। 5 लोग मिला के 1 लाख होते हैं जिनका पैसा बचा है, तो 5 लोग जा सकते हैं। मतलब उन्होंने अमाउंट बस बता दिया, 1 लाख तक का अमाउंट नहीं पे किया क्रेडिटर, वो भी क्रेडिटर आके रिक्वेस्ट कर सकता, मत बेचो उनका कोई प्रॉपर्टी, क्यों? मेरा पैसा चुकाना है इनको। नेक्स्ट, कोई भी एनी अदर पर्सन। इसमें ऑर्डर कौन ऑर्डर कर देगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा, ठीक है। ऑर्डर डायरेक्ट दैट ट्रांसफर, रिमूवल, डिस्पोजल शेल नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ एक ड्यूरेशन तक नहीं होगा। नॉट एक्सीडिंग, ये टाइम कितना है? 3 साल तक। और मे टेक प्लेस सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो भी डीम फिट होगा। क्लैरिटी है? चलो। ट्रिब्यूनल में मेक ऑर्डर, अपियर ट्रिब्यूनल, रिमूव, ट्रांसफर, डिस्पोजल फंड, सारी चीजें उन्होंने बोल दिया। लेकिन उन्होंने कहा भाई सबका इंटरेस्ट एक बार ध्यान रखना, तब बेचने को बोला जाएगा, अदरवाइज 3 साल तक तो क्या हो जाएगा? फ्रीज। समझ में आया? अब क्या पढ़ रहे? सेक्शन कंटिन्यू है, 2 to 1 का ही है। क्या लिखा है? ट्रांसफर डन, हमने मना किया था, आपने क्या कर दिया? बेच दिया, तो क्या होगा? कॉन्ट्रवेंशन, मतलब यहाँ क्या दे रखी है? पेनल्टी, कंपनी को भी लगेगी, ऑफिसर को भी लगेगी, जो भी इंचार्ज था, ठीक है। सेक्शन कौन सा पढ़ा? 221। हेडिंग बोलता है अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर इंक्वायरी चल रही है, कोई भी एसेट आप बेच सकते नहीं हो। अगर आपने बेच दिया तो पेनल्टी के लिए तैयार है ना। लॉ जो कुछ भी बोलता है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ऐसा करना, वैसे करना, उसके अगेंस्ट करोगे तो कुछ नहीं, पेनल्टी है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलता है? इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, किसमें? सिक्योरिटीज, कंपनी है, आपका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सब चल रहा है, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? इम्पोज कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, किसमें? सिक्योरिटीज में। रिस्ट्रिक्टिव इशू और ट्रांसफर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, डायरेक्ट करेगा सिक्योरिटीज को, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन जो भी डीम फिट, नॉट एक्सीडिंग कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ऊपर हमने पढ़ा था बेच नहीं सकते ना, कितने साल के लिए? 3। सिक्योरिटीज भी क्या? एसेट है। सिक्योरिटीज क्या? एसेट्स है। ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है, कंप्लेन अगर हुई है आपके खिलाफ, गुड रीजन है उसके पास कि भाई नहीं होना चाहिए, तो आप क्या नहीं करोगे? सिक्योरिटी इशू नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आई? टू बी इशूड बाय द कंपनी, द ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन दैट द फैक्ट कैन नॉट बी फाउंड आउट अनलेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एज मे बी डीम फिट। आपको साफ साफ मना कर दिया है, इशू नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे, कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पेनल्टी। नीचे यही लिखा है, देखो, पेनल्टी। क्लैरिटी है? 2 to 1 और 220 में डिफरेंस बताओ। सर ये 2 to 1 ही तो चल रहा है अभी भी। 221 और 22 में डिफरेंस। 21 क्या बोलता है? इन्होंने कहा इन सारे लोगों ने बोला है रोक दो, तो एनसीएलटी रोकेगा और 3 साल तक आप उसे नहीं बेचोगे। और यहाँ स्पेसिफिक किसकी बात कर दी? सिक्योरिटीज। ना इशू करोगे और ना बेचोगे, नहीं मान, सॉरी, बेचना ट्रांसफर ये क्यों होता है ना, अदरवाइज पेनल्टी। अब क्या बोल रहा है? पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, इंस्पेक्टर ने अब क्या कर दिया? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी। रिपोर्ट 223 इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट, क्या लिखा है? क्यू SFIO फुल फॉर्म, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इनकी रिपोर्ट और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े केसेस, सीजी बड़े केसेस में इनको बुलाता है, तो भाई इनकी रिपोर्ट तो थोड़ी कम ही हो गई।
देखो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होगी वो सबसे चिल्लर होगी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, और सबसे ऊपर क्या होगी, यही SFIU वाली रिपोर्ट, ठीक है। पहले इंस्पेक्शन इंक्वायरी आता है, फिर क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये आता है लेकिन सीरियस फ्रॉड को लेकर, बहुत ही मामला अगर ज्यादा बेकार है, ठीक है बच्चों। आओ, क्या लिखा है हेडिंग, इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, चलिए। हम्म ए, कप्पे वाले बच्चों इधर आओ। प्रिपरेशन सबमिशन इंटरिम, इंटरिम फाइनल समझते हैं, इंटरिम बताओ। ओ इधर ध्यान दो, इंटरिम मतलब अभी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में, फाइनल रिपोर्ट से पहले दिए जाने वाली रिपोर्ट को हम बोलते हैं इंटरिम, इंटरिम मतलब बीच में होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। एन इंस्पेक्टर इफ सो डायरेक्ट बाय द सीजी, सीजी ने अगर बोला तो वो क्या करेगा, सारी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कर देगा सीजी को, और क्या लिखा है, एंड द कंक्लूजन भी वो बताएगा फाइनल, मतलब दोनों, सीजी मांगेगा तो वो इंटरिम और फाइनल दे देगा, फाइनल तो वैसे देनी है, बीच में कभी मांगेगा तो दे दिया जाएगा। क्या लिखा है, प्रिंटिंग डायरेक्शन, एवरी रिपोर्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, राइटिंग प्रिंट फॉर्म में होगा, जैसा सीजी बोलेगा उसे प्रिंट फॉर्म में चाहिए। कॉपी टू मेंबर्स ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, इन्होंने कहा कि इसकी कॉपी किसको दे देना, मेंबर्स को ऑथेंटिकेटेड वाली देना। कॉपी ऑफ द रिपोर्ट मे बी ऑब्टेन बाय द मेंबर्स, कौन ऑब्टेन कर सकता है, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, एनी अदर पर्सन हु इज इंटरेस्टेड लाइकली टू अफेक्ट मेकिंग द एप्लीकेशन, वो सारे लोग जिनसे इस कंपनी को इफेक्ट होता है उन सबको इसकी कॉपी दे दी जाएगी, उन्हें भी पता चले कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उस कंपनी में एक्चुअली में क्या निकला है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड, कैसे ऑथेंटिकेटेड होगी, सील लगी होगी, ठीक है। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर ऑफ द कस्टडी ऑफ रिपोर्ट, पब्लिक ऑफिसर वही कौन था, इंस्पेक्टर था, उसने सीजी को दे दिया, सीजी का एक पब्लिक अथॉरिटी वाला बंदा इसे अपने पास अपनी कस्टडी में रखेगा। आफ्टर ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेटेड हो गई है, अब इस कंपनी में कोई भी केस चलेगा तो इस रिपोर्ट को दिखाया जा सकता है, वहां पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्लियर है, खत्म। सेक्शन कौन सा, 225, हेडिंग से समझो काम, क्या लिखा है, इतना पूरा खर्चा, ऊपर हमने पढ़ा था कि भाई खर्चा तो हम किससे ले लेंगे, 25,000 कंपनी से लेंगे, जिसने भी एप्लीकेशन दी है, किसी से भी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जेन्युइन केस बनते हैं तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा वैसे तो खर्चा हुआ है ना, एक्सपेंस ऑफ इंसिडेंटल टू इन्वेस्टिगेशन बाय द इंस्पेक्टर अदर देन द एक्सपेंसेस, जो भी सेक्शन 214 में, ये 214 की क्या बात हो रही है, वही वाली बात जो भी मैंने आपको बताई, सिक्योरिटी वाली बात। इन्होंने कहा आपका जेन्युइन केस हो इसलिए हमने सिक्योरिटी की बात करी, तो वो सिक्योरिटी वाला पैसा अलग है, और ये ओवरऑल खर्चा तो अलग है ना, कौन सा खर्चा, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो है ना रियल में, ठीक है, हमने आपका पैसा रिटर्न किया लेकिन हमारा तो खर्चा हुआ है, एक्सपेंस और वो सारे इंसिडेंटल जो इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं बाय द इंस्पेक्टर अदर देन, हम उस एक्सपेंस की बात नहीं करें जो हमने एज अ सिक्योरिटी आपसे 214 में लिया था, ये बात समझ में आई, ठीक है। इन्होंने कहा डिफ्रॉड जो भी बोल रखा है, डिफ्रेव बोल रखा है, मतलब बॉर्न इन दी फर्स्ट इंस्टेंस, सीजी को स्टार्टिंग में लगा कि भैया कुछ गड़बड़ हो रहा है, सच एक्सपेंस इनकर्ड बाय दी सीजी, वो खर्चा तो कौन बेयर करेगा, अभी सीजी, अभी तो भैया सीजी कर रहा है, बट शेल भी क्या है, रिम्बर्स बाय दी फॉलोइंग पर्सन, वसूल लेगा, स्टार्टिंग में पूरा खर्चा भी कौन करेगा, सीजी, ठीक है, कर दिया खर्चा, अब सीजी को अपना पैसा वापस चाहिए, क्यों, क्योंकि गलत काम आप करो और खर्चा सीजी का लगेगा क्या, नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो उसने सबको सब पैसे दे दिए, आ जाओ, किससे, वो पर्सन जो कन्विक्टेड है, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि भैया इसकी गलती थी, उससे पूरा खर्चा पानी वसूल लिया जाएगा। एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जो इस उस कंपनी से ले लिया जाएगा जिस कंपनी में ये पूरा काम चल रहा है, मतलब मान लो एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, तो कंपनी से भी वसूला जाएगा, और क्या लिखा है, डायरेक्टर से भी वसूला जाएगा, अनलेस द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड सेक्शन 224, उन्होंने कहा कि एनी कंपनी बॉडी को मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर डील विद एनी ऑफ द रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्टर एंड द एप्लीकेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन वर द इंस्पेक्टर वाज अपॉइंटेड सेक्शन 213, सच एक्सटेंशन सीजी में डायरेक्ट, उनका अनलेस द प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड, ये लाइन क्या बोल रहा है, पूरा पैसा वसूल लिया जाएगा कंपनी से और डायरेक्टर से तब जब कंपनी का केस पूरा हुआ है, इन्होंने क्या बोला, अनलेस प्रोसिक्यूशन केस हुआ है कंपनी में और जो एप्लीकेंट है इसने एप्लीकेशन दी थी, थोड़ा सीधा से पढ़ते हैं, इन्होंने कहा एप्लीकेशन आपके खिलाफ आई थी, कंपनी के खिलाफ आई थी, मैं एप्लीकेंट कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन देता हूँ, और जब एप्लीकेशन दिया तो रियल में केस बना, जब रियल में केस बना तो पूरा खर्चा पानी किसने दिया, सीजी ने, तो सीजी इन लोगों से वसूल लेगी, किससे, वो कन्विक्टेड पर्सन से और किससे, उस कंपनी से,
अब उन्होंने अनलेस करके क्या बोलते हैं, जो मैंने पहले बोला था, पहले मैंने क्या बोला, आपकी कंपनी के खिलाफ केस हुआ होना चाहिए, एप्लीकेशन आई हुई थी, और आप कंपनी थे जिसके खिलाफ ये हुआ था। कौन कौन था? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर जो डील कर रहा है ना, बाय द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर। इस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जो जो हमें मिले, इनके खिलाफ जो भी केस चल रहा है। वापस सेक्शन कौन सा चल रहा है? 2 to 5। 2 to 5 साफ साफ बोलता है एप्लीकेशन आई थी, इन इन लोगों के खिलाफ आई थी, जो ये पूरे 1 में और 2 में दे रखा है। 1 और 2 समझ में आया? ठीक। तो केस हुआ, इस कारण से आपकी कंपनी में केस हुआ। केस के चक्कर में सीजी ने तो अभी फर्स्ट पे कर दिया, फर्स्ट इंस्टेंस सीजी ही पूरा एक्सपेंस लेगी, लेकिन सीजी इसे रिइंबर्स कर लेगा कंपनी और उस बंदे से जो कन्विक्टेड है। क्लियर है? चलो, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपलसरी और एक होता है वॉलेंट्री। कंपलसरी का नाम होता है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब खुद से। वापस 2 टाइप के मैंने बताए, एक क्या बताया? कंपलसरी, और एक बताया वॉलेंट्री। कंपलसरी इज ऑल्सो नोन एज क्या? वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। क्यों वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल? क्योंकि आपने पक्का कुछ गड़बड़ काम किया होगा, तभी तो आपको क्या कर रहे हैं, कंपलसरी वाइंड अप। हम आपको नोटिस कर रहे हैं पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हो, अपने एनुअल रिटर्न ही नहीं दे रहे हो। फॉर्म का नाम बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। AOC 4 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिटर्न क्या है? 4 की 7? अच्छा देखो, एनुअल रिटर्न है ना, तो एनुअल रिटर्न से एओसी मत करना, ऑपोजिट है। एनुअल रिटर्न से क्या है? MDT 7। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? AOC 4। कंफ्यूजन क्या हो जाती है? एक्चुअल कंफ्यूजन नहीं होती, याद करते हो तुम लोग को लगता है कि ये है सेम। AOC 4 आपको लगता है क्या है? एनुअल नहीं है, याद रखना, ठीक है, ऑपोजिट है। आपको ये मालूम है कि AOC 4 होता है और MDT 7 है, लेकिन कौन सा क्या होता है, ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ऑपोजिट होता है, याद रखना, ठीक है। वापस आओ, हम आपको देख रहे हैं भैया, आप इतने साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, एनुअल रिटर्न नहीं दे रहे हो, आपकी कैसी घटिया कंपनी है, तो एनसीएलटी आपको क्या कर देगा? वाइंड अप कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? कंपलसरी। आपका वाइंडिंग अप होना तय है। क्यों? क्योंकि आपको कौन करेगा? एनसीएलटी। तो ऐसी पूरी एक लिस्ट होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में पूरा दे रखा है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ में भी दे रखा है और उनके सेटिंग अप सब्जेक्ट में भी दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है। आप में से हर जगह मिसिंग है, आपको बोला सीधा फाइनल में पढ़ाएंगे, जानबूझकर उन्होंने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे फाइनल में भी पढ़ते ही हो, तो अभी उन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। लेकिन ओल्ड को यस, वो डबल बार पढ़ेंगे फाइनल में भी। तो चलिए, क्या हो रहा है? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, एक्सेट्रा, ठीक। नॉट टू बी स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। कंपनी ने खुद से डिसाइड किया। देखो, कंपलसरी वाइंडिंग अप में कंपनी का दिवालिया निकल रहा होगा, बर्बाद हो रही होगी कंपनी। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है, कंपनी सॉल्वेंट है, वो खुद से कह रही है कि भैया हमको अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो कर सकते। इन्होंने कहा कि आपकी चल रही है क्या? इन्वेस्टिगेशन। अब आप इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए क्या कर रहे हो? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करने का प्लान कर रहे हो, तो इन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा। आ जाओ, सेक्शन 2 to 6 बोलता है इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, नॉट स्टैंडिंग नो सच इन्वेस्टिगेशन शेल बी स्टॉप्ड सस्पेंड बाय द रीजन। इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा। एप्लीकेशन अगर आपने दी है, एप्लीकेशन दे रखी है रोकने की, तो नहीं रुकेगा। कंपनी ने एसआर पास किया किसके लिए? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए, नहीं रुकेगा। अदर प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग अप, अगर आपकी कुछ भी ऑलरेडी एनसीएलटी में केस चल रहा है तो भी नहीं रुकेगा। इन शॉर्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के बाद क्या बोल रखा है? ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था? एक्सेट्रा। मतलब 3 बातें, ये 3 चीज इन्वेस्टिगेशन को रोकेगी नहीं। या तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, या फिर आपका वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अभी केस अभी चल रहा है। तो बी और सी मतलब क्या? अप्लाई किया है, कह रहे एसआर अभी पास हुआ है, सब लोगों ने, मेंबर ने अभी हाँ बोल दिया है। और सी वाले पॉइंट में क्या है? हाँ बोलने के बाद हम पहुंच भी गए हैं, केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? एक है एसआर पास हुआ है, अभी अप्लाई नहीं किया है, पहले पूछना पड़ता है ना। पूछा, हाँ बोल दिया, हाँ बोलते हमें अप्लाई करना था। तो बी वाले केस में अभी बस हाँ बोला है। सी वाले केस में क्या बोला है? हमने अप्लाई भी कर दिया, एनसीएलटी में भी रिक्वेस्ट चली भी गई है, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोल दिया है? काम खत्म नहीं हुआ है। खत्म कब हो जाएगा? जब वाइंडिंग अप खत्म, डिसॉल्व हो जाएगा। तो बी और सी वाइंडिंग अप की बात कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है? सेक्शन 241। बताओ सेक्शन 241 क्या है? जाओ, ऐप में जाओ, जाओ जाओ।
वही है, नाम बताओ। वो तो 244 था। जाओगे वही मिलेगा, बस नाम बताओ। एप्लिक हेडिंग बताओ। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट याद आया, वही है। कौन सा? माइनॉरिटी को अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो एक्शन लेगा, तो वही है, वही कौन से 10% और। मैं वही कहती, वही निकलेगा, बस बताओ हेडिंग, ठीक है। चलो, अब अगर ये लोग भी बोलते हैं नहीं सुनने वाले, वॉलेंट्री का भी एसआर पास हुआ नहीं सुनने वाले, और क्या बोल दिया पेंडिंग है तो भी नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, बाकी चीजों को हम भले ही रोक देंगे। फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर इज पास बाय द एनसीएलटी इन द प्रोसीडिंग, ठीक है। सी वाले केस में इंस्पेक्टर शेल इन्फॉर्म द एनसीएलटी, इंस्पेक्टर एनसीएलटी को बताएगा भैया इनका तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अबाउट द पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन द वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर शेल absolved by any director other employees of the company from participating in the proceeding before the inspector or liability, उन्होंने कहा वो अलग चलेगा, ये चलेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने वाला, वो तो कंप्लीट होकर रहेगा, हम तह तक जाएंगे कि भैया किसने ये फ्रॉड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? सीएस भी लीगल एडवाइजर तुम भी हो, ठीक है। और क्या लिख दिया? बैंक। नथिंग दिस चैप्टर में जो भी कंटेन है डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी को नहीं बताया जाएगा, और किसको? सीजी को, और किसको? रजिस्ट्रार को, और किसको? इंस्पेक्टर का अपॉइंट बाय दी सीजी। इन लोगों को नहीं बताया जाएगा, नथिंग रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, नहीं बताना है किसको? ना एनसीएलटी को बताओ, ना सीजी को बताओ, ना रजिस्ट्रार को, ना उस इंस्पेक्टर को बताओ जो सीजी ने अपॉइंट किया, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा? रुक तो जा पढ़ने दे। पूरा सुनना नहीं पहले ही, पूरा बता दूंगी तो हो ही जाएगा ना, वही तो रीजन बताने चाह रही हूँ। चलो, कौन नहीं बताएगा पहले बताओ। अभी हम रीड कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर नहीं बताएगा, और कौन नहीं बताएगा? अब जिगल वाला टॉपिक पहुंच जाओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले बता दो। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, अब मैं पिटाई कर दूंगी तुम लोग की। वेरी गुड, याद आया। हस्बैंड वाइफ की बातें याद आ गया, हाँ यही सब याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता तुम लोग को, है ना। हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया होगा मैम ने कि लीक नहीं कर सकते, चोरी किया होगा, एक एक केस बताया होगा, है ना। वाइफ ने एक चोरी कर रखा था ज्वेलरी, याद आया, याद आया। अच्छा, वाइफ हस्बैंड की शिकायत कर सकती नहीं शिकायत इन द सेंस उसके ये सारी जो सीक्रेट्स है डिस्क्लोज कर सकती नहीं कर सकती ड्यूरिंग दी मैरिज? नहीं। लेकिन जब वो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कर सकती है, डिवोर्स हो गया तो कर सकती है, लेकिन वो बातें नहीं कर सकती, वो इन्फॉर्मेशन जो उसकी शादीशुदा लाइफ में उसे पता चला। शादीशुदा लाइफ में नहीं पता चला था, पहले पता चला था, प्रूफ करना पड़ेगा भाई कब किसको कैसे पता चला, ठीक है। तो यस, पूरी लिस्ट पड़ी थी, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कहा मैं ये समझाने लगी, ठीक है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन में पूरी लिस्ट थी, हस्बैंड वाइफ का केस था। इवन आपको अगर याद होगा तो क्लाइंट और जो उसका लॉयर था, कि भैया लॉयर को सब बताया ना कि मर्डर किया है, वो जाकर जज को बोलेगा हाँ हाँ इसने मर्डर किया है, भाई हमने उसको सब सच बताया ताकि वो हमें बचा सके, और वो जाकर हमारी पोल खोल देता है। साफ साफ लॉयर को मना कर रखा है, अदरवाइज बच्चा आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट ही होता है, आपके एथिकेट्स ही होते हैं। तो बीइंग अ सीएस, एक कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप अपनी जान लगा दोगे उसे बचाने के लिए, तो आपसे हम थोड़ी ना उसके अगेंस्ट पूछेंगे। लॉयर को क्या मार मार के पूछेंगे बता तेरे क्लाइंट ने मर्डर किया कि नहीं किया? मार पाओगे क्या? नहीं, उनको अलाउड ही नहीं है। उन्होंने कसम खाई ना कि भाई हम तो अपने क्लाइंट को बचाएंगे, सच नहीं बताएंगे, ये कसम नहीं खाई उन्होंने। उन्हें ये कसम, हम अपने क्लाइंट को कैसे भी बचाएंगे। मर्डर का भी तो लॉयर लॉयर ही होता है ना, तो वो बचाता है। सेम आप भी सीएस हो एक कंपनी के, कंपनी की सारी खराब बातें आपको पता है, लेकिन स्टिल आप अपनी वो खराब बातें नहीं बताओगे, क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको ये बताया ताकि आप इसे ठीक कर सको ना, ठीक है। तो अब आप क्या ये बात एक्सपोज कर दोगे चंद पैसों के लिए? पैसे मिले ना, चलो कर देंगे। अरे बेटा कहीं और नहीं फिर अपॉइंट करेगा कोई, तुमने कसम खाई होगी, है ना। चलो, तो साफ लीगल एडवाइजर कुछ नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि आप किस में आते हो?
प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं, साफ दूसरा एक मना करता है, एक्सेप्ट, उधर भी एक्सेप्शन भी पड़े होंगे, अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या केस चल रहा है, सीजी ने ऑर्डर, फिर उसके भी एक्सेप्शंस थे, ठीक है, चलो तो वो वहीं जाना। या फिर कौन नहीं बताएगा, बैंकर भी नहीं बताएगा, एनी ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट जो भी इंफॉर्मेशन अफेयर्स ऑफ द कंपनी कस्टमर सच अदर कंपनी, इनसे भी पूछा, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है, क्लैरिटी है। बैंकर तो मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, क्यों मना कर दिया भाई, हमने तुम्हारे पास अपने सीक्रेट्स रखे हैं, तुमसे हमने डिस्कशन किया कि बताओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे रख सकते हैं, उसने पूरा अपना डिटेल बताया कि भैया ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसी को पकड़ लिया। सबकी सबकी एक प्रोफेशनल एथिकेट्स हैं, जैसे लॉयर के, जैसे सीएस के, जैसे सी जितने प्रोफेशनल्स लोग, इवन इसको बैंक को भी डाल दिया कि बैंक के जो भी, बैंक ने जो भी कंपनी को अपने जो प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल सर्विस दिए वो भी वो बताएगा नहीं, क्यों, यही प्रिविलेज कम्युनिकेशन के कारण। क्लियर है, चलो। अब चिल्लर चिल्लर बातें, क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ, पढ़ो और क्या लिखा है, फॉरेन कंपनी में वैसे ही चलेगा जो एक नॉर्मल में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन होने वाली है कंपनी की, उस कंपनी में तुम लोग हो सीएस, समझो, जिस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होने वाली तुम हो उसमें सीएस, तो भाई इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पहले से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेना चाहिए, तुम पहले सारी चीजें देख लो। तो क्या क्या चीजें देखनी है आपको, देखनी है कि भैया कुछ फ्रॉड या फिर कुछ भी मिसमैनेज ये सब हुआ तो नहीं है, उसके रिगार्ड आपको अपनी तरफ से अपनी तैयारी बेस्ट करो, वो आकर आपको सारी चीजें बताएगा। इससे अच्छा देखो, जज आकर पता लगाएगा कि मर्डर किया कि नहीं किया, तो इससे अच्छा लॉयर क्या कर ले, पहले ही नहीं बोल देता पूरा सच मुझको बता दो ताकि मैं आपको बचा सकूं। तो सीएस भी क्या करेगा, अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बोलेगा भाई मुझे अगर कुछ नहीं बताए तो बता दो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम आकर सब खोल देगी, इससे अच्छा मुझे बताओगे तो मैं बचाने के स्कोप ढूंढ पाऊंगा। तो सीएस को क्या बोल दिया, ये सारी चीजें कंसीडर करना, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो कंपनी की क्या है, बेसिक एक्टिविटी देख लो, डिबेंचर, बैंक फाइनेंस, कुछ डिपॉजिट है तो बता दो, एनुअल फाइलिंग अप टू डेट कर लो, देन इवेंट बेस्ड कुछ भी फाइलिंग हुई है बताओ। अब ये जनरल बात है, आपका कोई फॉरेन कोलैबोरेशन है मुझे बता दो, मैनेजमेंट देख लो चाहे वो पास हो चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट हो, ऑल दिस स्टैट्यूटरी रजिस्टर देख लो, इंटरनल कंट्रोल चेक सब को लो, वर्किंग रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, कंप्लाइंसेस देख लो, कंप्लाइंसेस किसके, अदर एक्ट, कंपनीज एक्ट के, दूसरे एक्ट के, क्या कुछ लोन वगैरह दे रखा है क्या देख लो, इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ बेचा है, कुछ मिसमैनेजमेंट अदर रेगुलरिटीज हैं, एक्विजिशन कुछ किया है, स्क्रूटनी एबनॉर्मल कुछ अजीब हो रखा है देख लो, कंप्लेन अगेंस्ट कंपनी अगेंस्ट कुछ भी आया है क्या देख लो। फिर क्या लिखा है, कोई कंपनी का, इस कंपनी में कोई लिटिगेशन केस चल रहा है क्या, मैनेजमेंट रिलेशन विद द एम्प्लॉय लेबर देख लो, शेल्डर, कौन सा ले शोल्डर, माइनॉरिटी ऑपरेशन वाले वो देख लो, और ऑडिटर कौन है देख लो। तो सीएस अपनी इन सारी चीजों में पहले से ही तैयारी कर ले ताकि वो रिप्लाई कर सके, क्योंकि वो भी तो कंपनी का एक एम्प्लॉय है जिससे अभी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं, वो कहेंगे काहे का सीएस भाई तू। क्लियर है, अब आ जाओ कौन सा सेक्शन है, 211, ये क्या बताता है आपको, एस एफ आई ओ सी जी बनाती है, एस एफ आई ओ कौन बनाती है, सी जी, समझो, एस एफ आई ओ, इसमें जितने भी ऑफिसर होते हैं कौन अपॉइंट करता है, सी जी, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन ऑफिसर होता है उसे नाम दिया जाता है डायरेक्टर, नाम बस दिया गया, ठीक है, सबसे मेन को क्या नाम दे रखा है, डायरेक्टर, इसके नीचे दूसरे लोग को क्या दे रखा है, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब एक मेन डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, सीजी, फिर बाकी के जितने भी लोगों की रिक्वायर्ड होगी डायरेक्टर और सीजी दोनों मिलकर उन लोगों को अपॉइंट करेगा। ये पूरा पैराग्राफ यही सारी चीजें बोल रहा है, और जो वो अदर लोग होंगे जो डायरेक्टर के साथ मिलकर सीजे अपॉइंट करेगा वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, एक मेन डायरेक्टर मेन हेड होगा, उसके बाद बाकी सब होंगे, बाकी सब किस फील्ड के हेड हो सकते हैं बच्चा, बैंकिंग का नॉलेज, कॉर्पोरेट अफेयर्स का नॉलेज, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट का नॉलेज, कैपिटल मार्केट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ और अदर फील्ड जो भी प्रिस्क्राइब हो। तो ये पूरा पैराग्राफ ये चीजें बोल रही, बात समझ में आई। अब इन्होंने आगे चलकर क्या बोला है कि जब भी आप इसे अपॉइंट करते हो तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ये पूरी डिटेल एक बार रीड करोगे, सीधा मैं आपको अब आ रही हूँ प्रोसेस, जब मैं प्रोसेस बताऊंगी तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब आपकी बुक ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है जो मुझे भी अच्छा लगा, ये शॉर्ट में बताया, जो भी वो बोरिंग पैराग्राफ्स है ना उसका पूरा क्रक्स है शॉर्ट, फटाफट इसे रीड करते हैं और खत्म करें। सेंटर गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट नेसेसरी, सीजी को लग रहा है एसएफआईओ के पास ये केस जाना चाहिए, क्यों लग रहा है, क्योंकि केस बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो यस इनके ऑफिस में जाएगा, सीजी बोलेगा, ठीक है।
ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, कब कब ये केस जाएगा, जब उन्हें क्या लगता है, सीजी को सबसे पहले रिपोर्ट किससे मिली थी, रजिस्ट्रार से, इंस्पेक्टर से, ठीक है, सेक्शन 208 में, ठीक है, या इंटीमेशन मिला था वही एसआर, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दी सीजी या फिर एसडी। मतलब एसएफआईओ में केस जा सकता है, 3 तो वही केस जो सीजी को लगे, और चौथा सीजी को ही खुद से डायरेक्ट लग रहा है भैया बड़ा केस है जाए, तो इन 4 केसेस में जाएगा यहाँ केस। चलो, ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, सीजी ने क्या कर दिया बच्चा, ऑर्डर दे दिया, किसको दे दिया, एसएफआईओ को, कि भाई तुम अब एक इंस्पेक्टर डेजिग्नेट करो, तुम इस केस को हैंडल करो। अब वो ये हैंडल करेगा इन्वेस्टिगेशन। इफ इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, अदर एजेंसी के पास है, तो सच एजेंसी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। अगर ये केस किसी और के पास, तो सीजी को लग रहा है नहीं भाई तुम्हारे पास ही जाना चाहिए क्योंकि केस बहुत सीरियस हो गया, तो इनके पास जाएगा, इन्हें तुरंत एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्हें देने पड़ेंगे। एसएफआईओ अब कंडक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, मैनर फॉलो करेगा प्रोसीजर जो भी चैप्टर में दे रखा है, ठीक है, सबमिट करेगा रिपोर्ट किसको, सीजी को, क्लियर है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पावर है उसके पास, इंस्पेक्टर जो भी अंडर सेक्शन 217 में दे रखे, अगर आपको याद हो तो हम यही पढ़ते थे, सीपीसी की पावर, सीपीसी की पावर डॉक्यूमेंट मंगवाने की, इंस्पेक्ट करने की, वही सारी चीजें। कंपनी और जिसको ऑफिसर है, चाहे एम्प्लॉय पास्ट हो चाहे एम्प्लॉय प्रेजेंट हो, रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सपोर्ट करेगा जब वो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करने आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, ऑफेंस अगर दिखता है किसी ऑफिसर का, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग। ये क्या लिखा है, कॉग्निजेबल, फिर से आ जाओ जगल में, व्हाट डू मीन बाय कॉग्निजेबल, सीरियस केसेस, सीरियस केसेस जिसमें वारंट की जरूरत नहीं है, जिसमें बेल नहीं मिलेगी, याद है। चलो, तो इन्होंने बोल दिया भाई ये तो कॉग्निजेबल है, नो पर्सन एक्यूज एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, क्या लिखा है बच्चा, रिलीज ऑन बेल, साफ बोलते बेल नहीं मिलेगी। फिर लेकिन धीरे से वो लिख देते हैं भैया एक्सेप्शन, पहला कॉग्निजेबल है, सीरियस है, फिर क्या बोलते हैं बेल भी नहीं मिलेगी, फिर क्या बोलते हैं एक्सेप्शन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको बेल मिल सकती है। एक्चुअल में यहाँ अगर डिटेल में दे रखा होगा तो एक बार ऊपर से रीड करना, कब मिलेगी समझना, कुछ केसेस होते हैं जिसमें बेल मिल जाती है या जिसमें आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो केस है किसी छोटे बच्चे ने किया है, 16 साल से कम बच्चों ने कर रखा है, या फिर बच्चा कोई विमेन है, ठीक है, तो ये सारे कुछ केसेस होते हैं जिसको थोड़ा सा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है, तो ये डिटेलिंग में बता के रखा है, क्लियर है। द कंसर्न ऑफिसर, जो भी ये ऑफिसर जो ये कर रहा था, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है उस गिल्टी पर्सन को, ठीक है, जिसपे भी हमें डाउट है, जिसका भी निकला है रिजल्ट। ये इमीडिएट आफ्टर अरेस्ट, जैसे अरेस्ट करेगा तो पूरा मटेरियल उनके पास है बच्चा, सबूत है पोजेशन में, एवरी पर्सन जो भी अरेस्ट होगा 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करते थे, मैजिस्ट्रेट, याद है, मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाना है, लेकिन अगर टाइम लग रहा है ट्रांसपोर्ट में इधर से तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ये सारी चीजें बढ़ी, तो वो यही कह रहे हैं भाई 24 घंटे में, इन्होंने बोल दिया भाई यहाँ तो क्या है, स्पेशल कोर्ट बना दिया है, या फिर क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, समझते मेट्रोपोलिटन मेट्रो सिटीज के मजिस्ट्रेट एट द केस, ठीक है, जो भी है, सबमिशन ऑफ इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल इन्वेस्टिगेशन, सीजी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट डायरेक्ट करेगा कि हाँ यस इसके खिलाफ केस बड़ा बनाओ, उसके प्रेजेंट पास एम्प्लॉय जिन पे भी केस होता है सबको घसीटो कोर्ट में, क्लैरिटी है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ओवर, ऊपर उन्होंने वही बोरिंग तरीके से बता के रखा है। फिर केस है लंबा चौड़ा, एक बार खुद से रीड करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। प्लीज एक बार अच्छे से रीड करेंगे। आज की सभा समाप्त।